प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, हमने शुरू किया है कौन से चैप्टर को, चैप्टर नंबर 4 यानी कि सप्लाई एनालिसिस को। इसमें हमारे अभी तक कितने लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था और सेकेंड में हमने जाना था दोस्तों किसके बारे में, यहाँ पर हमने देखा था सप्लाई स्केड्यूल के बारे में, जिसमें हमने इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल और जो मार्केट सप्लाई स्केड्यूल होता है उसके बारे में पढ़ाई की थी। ठीक है, अब यहाँ पर इस लेक्चर नंबर 3 में हम क्या स्टडी करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, यानी कि हम उन फैक्टर्स की स्टडी करेंगे जो हमारे सप्लाई के ऊपर प्रभाव डालते हैं, यानी कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो टोटल हम यहाँ पे कितने फैक्टर्स देखने वाले हैं, तो टोटल 8 फैक्टर्स के स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर हो जाएगा आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड देन यहाँ पे अगर मैं फोर्थ वाले फैक्टर की बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी, नेचुरल कंडीशंस, एंड देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस, और इसके साथ ही यहाँ पे अदर फैक्टर्स को ये 8वें नंबर में इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये सारे फैक्टर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ये आंसर बहुत सिंपल है, आपको सारी चीजें एकदम फटाक से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, विच इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब क्योंकि आप लोगों को पहले से ही मालूम है, क्या मालूम है भाई, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस क्या होता है बच्चे, इंक्रीज होता है, तो बोलना जरा, सप्लाई क्या होगा, जी हाँ ये भी इंक्रीज ही होगा। अगर प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी क्या होगा बच्चे, कम होगा। यानी इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है भाई, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है ना, समझ में बात आ रही है। तो यहाँ पे वही दिया गया, देखो प्राइस एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है जो हमारे सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है। जब किसी क्वांटिटी का प्राइस क्या होगा बच्चे, जब किसी कमोडिटी का प्राइस हायर प्राइस होगा तो फिर वहां पे क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा दोस्तों, मोर होता है, बराबर। और जब लोअर प्राइस होता है तो फिर जो हमारा क्वांटिटी सप्लाइड है ना दोस्तों, वो क्या होता है, लेस होता है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आप सभी लोगों को, था ना वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की, विच इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी की वजह से सप्लाई में कैसे बदलाव आएगा, कैसे चेंज आएगा, जरा बताओ, आजा समझते हैं। देखो दोस्तों टेक्नोलॉजी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले हम पढ़ते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। मान लीजिए मेरा कोई फैक्ट्री है, ठीक है, ये मेरा फैक्ट्री है जहाँ पे क्या हो रहा है, वर्कर्स लोग जो हैं वो यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, कहाँ गए हम, देखो अपने आप ही गायब हो गए। चलो ये है हमारी फैक्ट्री जहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है, और ये जो मेरी फैक्ट्री है ना, इसमें टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं जानते हैं आप सभी लोग, इसमें टोटल 100 वर्कर्स मैंने लगाए हुए हैं जो मेरे काम को कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके समय बीता, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और फिर जानते हो क्या हुआ सुनो, देखो अभी ना मशीनरी आ चुकी है। क्या आ चुके हैं दोस्तों, मशीन्स वगैरह आ चुके हैं, यानी जो मेरा काम ऑटोमेटिक कर देंगे। मतलब मुझे इतने वर्कर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस मैं वो मशीन लगा दूंगी, ठीक है, और मशीन को ऑपरेट करने के लिए कोई आदमी रख दूंगी, फिर मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने फैक्ट्री में वो मशीन ला करके यहाँ पे फिट कर दिया, यानी कि लगा दिया। ठीक है, तो अब ये जो 100 वर्कर्स हैं, मुझे 100 वर्कर्स की अब जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने मशीन ला करके लगा दिया है। जो काम ये 100 आदमी मिलकर के करते थे वो मेरा मशीन जो है वो अकेले कर देगा। ठीक है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए बस किसी एक आध, मतलब ज्यादा वर्कर्स नहीं लगाने पड़ेंगे। वर्कर्स की संख्या यहाँ पे क्या हो गई दोस्तों, कम हो गई। ठीक है, और देखिएगा ये मशीन लगाने की वजह से मेरा काम बहुत अच्छे से हो रहा है और तेजी से हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो फास्ट हो रहा है दोस्तों, और इसी के साथ ही जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो भी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। पहले मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था, ज्यादा था, जब ये वर्कर्स लोग काम करते थे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा ज्यादा हुआ करता था, लेकिन मशीन लगाने की वजह से जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना बच्चे, वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब आप सभी लोग जानते हो क्या होता है। देखो जैसे मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसको प्रोड्यूस करने में जो खर्चा आता है ना दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब वर्कर्स लोग मेरे इस फैक्ट्री में काम किया करते थे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा ज्यादा होता था, लेकिन मशीन के आने की वजह से अब जो चीजें हैं वो ज्यादा खराब नहीं होती हैं, आसानी से मेरा प्रोडक्शन हो जाता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अभी बहुत ज्यादा मेरा रिड्यूस हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कम होने की वजह से क्या होगा, जो मैं अपना प्रोडक्शन है ना उसको बढ़ाऊंगी। मान लीजिए पहले मैं प्रोड्यूस करती थी एक दिन का कितना यूनिट, मान लेते हैं 500 यूनिट जो कमोडिटी है ना उसको मैं
प्रोड्यूस किया करती थी पहले एक दिन में, मतलब इस फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता था जब ये वर्कर्स लोग काम करते थे तब। लेकिन मशीन के आने की वजह से मेरा काम आसान हो गया है, बहुत जल्दी जल्दी काम होने लगा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा प्रोडक्शन की क्वांटिटी है ना दोस्तों, इसको मैं इंक्रीज कर दूंगी। यानी एक दिन में अब मैं यहाँ से कितना यूनिट प्रोड्यूस करूंगी, तो 500 से समझ लीजिए ये हो गया मेरा 700 यूनिट्स। यानी कि कहीं ना कहीं देखो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होने की वजह से जो मेरा प्रोडक्शन है ना, मतलब जो मेरा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ कि नहीं। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है दोस्तों तो क्या होगा, सप्लाई भी इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। तो वही यहाँ पे दिया गया था कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दोस्तों वो रिड्यूस होता है, और इसी के साथ ही जो आपका प्रोडक्शन है ना ये इंक्रीज होता है, एंड इसी के साथ सप्लाई भी तो चलता है, तो सप्लाई भी हमारा इंक्रीज होता है, सिंपल सी बात है ना। तो देखो ये टेक्नोलॉजी की वजह से सप्लाई के ऊपर प्रभाव पड़ा कि नहीं, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी रहेगी उतना ज्यादा हमारा सप्लाई होगा, ठीक है। अगर आप वही पहले के ज़माने वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हो, ओल्ड मशीनरी वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो आप उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका सप्लाई भी कम होगा, सिंपल, ठीक है। तो आई थिंक सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारे थर्ड पॉइंट की, विच इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खैर हमने इधर देख लिया, आ जाओ इधर भी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। क्या है, इफ द फैक्टर प्राइस इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, एज अ रिजल्ट सप्लाई डिक्रीजेज। यानी कहने का मतलब क्या, देखो जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना दोस्तों, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करता है, हमारे सप्लाई के ऊपर प्रभाव डालता है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अगर वो मतलब हायर हो जाता है, ज्यादा रहता है अगर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो क्या होगा दोस्तों, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हम ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, एज अ रिजल्ट हमारा सप्लाई क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। देखो इसमें वही लिखा गया है, जरा मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगी, चिंता मत करो। इफ द फैक्टर प्राइस इंक्रीजेज, यानी अगर फैक्टर प्राइस इंक्रीज होता है, जैसे अब जो लेबर लोग है ना उन्होंने डिमांड करी कि हमें तो हायर वेजेस चाहिए, हमको तुमने बहुत दिनों से इतना ही काम, मतलब मान लीजिए कि लेबर का जो वेजेस है वो कितना है, एक दिन का मान लेते हैं कि 300 रुपए उन लोगों को मिल रहा है। अब इन लोगों ने एकदम जिद पकड़ ली है कि नहीं, अब हम 300 में काम करने ही नहीं वाले, हमें तो 500 रुपए चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप लेबर का प्राइस बढ़ा रहे हो दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, सोचो ना, पहले जो लेबर काम कर रहे थे वो 300 रुपए में काम कर रहे थे, अब काम कर रहे 500 रुपए में, यानी कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये इंक्रीज होने की वजह से सप्लाई डिक्रीज होगा, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया, ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आया ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर रिड्यूस होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगा, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा तो सप्लाई डिक्रीजेस, क्योंकि प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से होगा ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी की, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड पावर, मतलब वही बिजली वगैरह, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी सुख सुविधाएं अच्छे से मिलेंगी तो आप लोग ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन कर पाओगे, ठीक है। और जब प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो फिर सप्लाई भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर वही इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है वो अच्छे से अवेलेबल नहीं है आपके एरिया में, जहां पर भी आप फैक्ट्री चला रहे हो, प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपके सप्लाई पे असर पड़ेगा, क्योंकि आप गुड्स प्रोड्यूस कर ही नहीं पाओगे। भाई लाइट ही नहीं थी तो क्या करोगे, ठीक है। या फिर आपके पास प्रॉपरली मान लीजिए कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं है, रॉ मटेरियल लाना था आज लेकिन आ रहा है 7 दिनों के बाद, 2 दिनों के बाद, तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो डिले होगा, और डिले होगा तो फिर आपके सप्लाई पे भी असर पड़ेगा ही, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आप देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन प्रोसेस एज वेल एज सप्लाई। जी हाँ बिल्कुल सही, ये जो सारे हमारे फैक्टर्स हैं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में जो आते हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, अगर ये सब कुछ मतलब ये जो सारी चीजें हैं ना वो इन्फ्लुएंस करती है किसको, प्रोडक्शन प्रोसेस को। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने रॉ मटेरियल ऑर्डर कर दिया कि कल तक हमारे गोदाम मतलब हमारे फैक्ट्री तक वो पहुंच जाना चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल आने में देरी हो गई, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, तो मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, अच्छे से रोड्स वगैरह नहीं बनाए गए थे, इसके लिए जो आपका रॉ मटेरियल है वो आने में देरी हो रही है। तो बताइए बच्चे किसका नुकसान होगा, हमारा ही नुकसान होगा, हम प्रोडक्शन सही टाइम पे नहीं कर पाएंगे। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन भी हम सही टाइम पे नहीं कर पाएंगे। हमने पहले ऑर्डर ले लिया है, मतलब सामने वाले पर्सन ने हमको ऑर्डर दे दिया है कि हमें इतना सामान चाहिए, लेकिन हमने गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं किया क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे फैक्ट्री तक पहुंचा ही नहीं। तो यहाँ पर हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस पे असर हुआ, इसके साथ साथ जो गुड्स हम सप्लाई करने वाले थे उसके ऊपर भी असर पड़ेगा इस चीज का, ठीक है। तो शॉर्टेज ऑफ दिस फैसिलिटीज डिक्रीजेस द सप्लाई एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर इन फैसिलिटीज का शॉर्टेज रहेगा तो सप्लाई इन्फ्लुएंस होगा, यानी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, और वही इसका अपोजिट अगर रहा, जैसे
अगर आपके एरिया में जहाँ पर भी आप फैक्ट्री चला रहे हो, प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हो, अगर वहाँ पे सब कुछ अच्छे से अवेलेबल है, सारी चीजें एकदम टाइम टू टाइम आपको मिल जाती है, तो फिर आपका जो बिजनेस है वो काफी आगे तक जाएगा और आप सप्लाई भी सही टाइम पे कर पाओगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिसीज की। तो क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी असर पड़ता है हमारे सप्लाई के ऊपर? तो जी हाँ बच्चों, पड़ता है हमारे सप्लाई के ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसी का असर। ठीक है, सो देखो, अगर फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी रहेगी, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स नहीं लगा रही है, जितना टैक्स होना चाहिए उतना लगा रहे हैं, प्रॉपरली अगर सारी चीजें वो कर रहे हैं, तो फिर हमारा बिजनेस डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, सप्लाई भी ज्यादा होगा। लेकिन वहीं अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल मतलब प्रतिकूल है, देखो फेवरेबल यानी अनुकूल, यानी जो एकदम ठीक ठाक चल रहा है हमारे हिसाब से ठीक है, लेकिन वही अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी हो जाती है अनफेवरेबल, तो फिर डेफिनेटली जो आपका सप्लाई है उसके ऊपर असर पड़ेगा, वो भी नेगेटिव असर पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी में एनकरेज सप्लाई एंड अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज में डिस्करेज द सप्लाई। देखो यहाँ से आपको पूरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। जब फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज रहेंगी तो वो हमारे सप्लाई को एनकरेज करेंगी, और जब अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज रहेंगी तो वो हमारे सप्लाई को डिस्करेज करेंगी। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे कि कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जरा हम देख लेते हैं। टैक्सेशन हो गया दोस्तों, सब्सिडीज हो गया, जैसे गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत सारी चीजों में छूट भी देती है। ठीक है, जैसे जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं दोस्तों, वहां पे पावर वगैरह जो रहता है ना उसमें छूट वगैरह सब कुछ मिलता है। तो अगर गवर्नमेंट ये सारे फेवरेबल चेंजेस लेकर के आएंगी, है ना, तो क्या होगा, डेफिनेटली हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। लेकिन वो अनफेवरेबल जब चेंजेस होंगे तो बिल्कुल हमारे सप्लाई पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एक्सेट्रा में एनकरेज और डिस्करेज प्रोडक्शन एंड सप्लाई डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर्स। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे नेचुरल कंडीशंस। जी हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, नेचुरल कंडीशंस भी तो हमारे सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है। आप सोचेंगे कैसे ये हमारे ऊपर प्रभाव डालेगा सप्लाई के ऊपर? द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द नेचुरल कंडीशन। जी हाँ बिल्कुल सही, बताइए, जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग सीजन में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे धान का अपना अलग अलग सीजन होता है, ठीक है, वैसे जो आपके आम वगैरह है उसका अलग सीजन होता है। मतलब अलग अलग सीजन में जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है दोस्तों वो क्या होते हैं, मतलब वो उगते रहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कभी क्या हुआ कि बरसात ज्यादा हो गई, मतलब देखो जो नेचुरल कंडीशंस है अगर वो अनफेवरेबल हो गई तो क्या होगा, खेती में यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा, और जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर हम सप्लाई कहाँ से करेंगे? आप सोचिए कि आम का दिन आने वाला था, आम निकल भी रहे थे, मतलब आम जो है वो पेड़ों पे लगे भी थे, लेकिन अचानक से कोई ऐसा कंडीशन आ गया जिसकी वजह से सारे आम जो है ना छोटे छोटे गिर गिर के पूरा झड़ गए, मतलब पेड़ पर अब आम है ही नहीं। तो बताओ अब क्या होगा, अब तो आपको मैंगो मिलेगा ही नहीं, है ना। तो नेचुरल कंडीशंस भी जो है वो हमारे सप्लाई को अफेक्ट करता है, क्योंकि सारे आम अब नीचे गिर के खराब हो चुके हैं, तो पेड़ पे तो आम है ही नहीं, तो आम नहीं है तो पकेंगे क्या, फिर आप बेचोगे क्या, मतलब सप्लाई क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो फॉर एग्जांपल अ गुड मॉनसून एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस विल प्रोड्यूस अ गुड हार्वेस्ट, यानी कि जब फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन रहेगा दोस्तों, अच्छा मॉनसून रहेगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमारी खेती भी अच्छी सी होगी, फसल हमारी एकदम अच्छी सी उगेगी, तो फिर सप्लाई भी यहाँ पे क्या होगा बच्चे, वो इंक्रीज होगा हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का। लेकिन वहीं अगर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हुआ तो भाई समझ लो डिक्रीज इन सप्लाई, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, जब आपके पास सामान ही नहीं है तो आप सप्लाई क्या करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस। जी हाँ बिल्कुल सही, ये जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है ना वो भी काफी हद तक प्रभाव डालते हैं। कैसे, मान लीजिए आप है प्रोड्यूसर, आप है सामान बेचने वाले, अब आपको ऐसे लग रहा है कि अच्छा दिवाली आने वाली है, दिवाली आएगी ना तो जो हमारे कपड़े हैं ना इनका दाम तो मतलब बढ़ेगा, तो एक काम करते हैं अभी स्टॉक को ऐसे होल्ड करके रखते हैं, जितना भी हमने कपड़े बनाए हुए हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे होल्ड करके रखते हैं, जब दिवाली का सीजन आएगा ना तब हम इसको बेचने के लिए निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोचो हमने पहले से प्रेडिक्शन किया कि दिवाली आने वाली है तो बढ़ेगा इसका दाम, इसीलिए हमने उसको होल्ड करके रखा, मतलब उसको बेचा नहीं, सप्लाई हमने कम करी, लेकिन दिवाली के टाइम पे सप्लाई को ज्यादा कर दिया। तो ये जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं ये इफेक्ट डालता है, मतलब किसके ऊपर, हमारे सप्लाई के ऊपर। तो देखेंगे इफ द प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर द प्रोड्यूसर्स में विद होल्ड द स्टॉक, है ना, वो क्या कर सकता है, स्टॉक को होल्ड करके रखता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आगे चल करके जो मतलब प्राइस है वो बढ़ने वाला है सामान का। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, सप्लाई रिड्यूस हो जाता है। और इसी का उल्टा भी हो सकता है, जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मतलब ऐसे प्रेडिक्शन कर रहा है
कि आगे चल कर के मंदी आने वाली है, ज्यादा मेरा सामान बिकेगा नहीं, तो चलो अभी जितना माल है भाई इसको निकाल देते, तो क्या होगा, सप्लाई यहाँ पे वो बढ़ा देगा। ठीक है, चलिए अब अदर फैक्टर्स हम देख लेते हैं। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे सप्लाई के ऊपर असर डालते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स है बच्चे? नेचर ऑफ द मार्केट, जी हाँ, मार्केट का नेचर भी बहुत ज्यादा प्रभावी होता है इसके ऊपर। रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स, यानी जो रिलेटिव ये अदर गुड्स होते हैं दोस्तों, उनका जो रिलेटिव प्राइस होता है, जैसे अभी मैं गुड्स की बात करूं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर ये सब्सटीट्यूट वगैरह गुड्स, वो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। और यहाँ पे एक और है, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। अगर ये सारे फैक्टर्स फेवरेबल रहेंगे, ठीक है, इफ ऑल फैक्टर्स आर फेवरेबल, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विल बी मोर एंड वाइस वर्सा। अगर ये अनफेवरेबल रहेंगे तो फिर सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज लेस। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? तो ये थे हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। टोटल हमने 8 पॉइंट्स देखे हैं। आई होप सो समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से सारे पॉइंट्स को याद कर लेना। बाकी एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ याद करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है भाई। बस अगर आप ध्यान से सुनोगे भी ना, अगर आपने ध्यान से सुना भी होगा तो भी आपको एक्सप्लेनेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये पॉइंट्स को याद कर लेना, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। नेचर ऑफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये सब कुछ अच्छे से याद कर लेना और फिर आप डेफिनेटली आप आंसर ठीक से लिख पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है भाई, ये भी होता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 की। तो लेक्चर नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो हम पढ़ेंगे एक और लॉ। जी हाँ, जैसे लॉ ऑफ डिमांड था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वैसे ही होता है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई, जिसमें हम सप्लाई के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई और इसी के साथ ही इसके अजम्पशन, एक्सेप्शन, सब कुछ हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, तो आप लोग अगला वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए। चलिए, बाय एवरीवन।